नमस्कार। हमारे देश में सैलरीड मिडिल क्लास आदमी की हालत परिवार के उस बेटे की तरह है, उस लायक बेटे की तरह है जिस पे पूरे परिवार का बोझ डाल दिया जाता है, लेकिन जब बारी उसके हकों की आती है तो कोई भी उसकी नहीं सुनता। हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में केवल 8.18 करोड़ लोग ही टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं। इसमें बहुत सारे जीरो टैक्स रिटर्न्स भी होते हैं, तो इफेक्टिवली बस 2 करोड़ लोग पूरे 140 करोड़ लोगों के बदले टैक्स पे कर रहे हैं। इन्हीं के दिए हुए पैसों से सड़कें बनती हैं, नेताओं और अफसरों की सैलरीज आती हैं, बड़ी बड़ी स्कीम्स चलाई जाती हैं और हाँ, फ्रीबीज भी बांटे जाते हैं। ये सारा पैसा इन्हीं का कंट्रीब्यूशन है। पर बात जब इनके हकों की आती है तो कोई भी इनकी नहीं सुनता, क्योंकि ना ही ये अपने हकों के लिए आंदोलन करते हैं, ना ही बसें जलाते हैं, ना ही भारत बंद करते हैं और ना ही ट्रेन्स रोकते हैं। तो इनकी कोई पॉलिटिकल वॉइस है ही नहीं। ये बस चुपचाप कानून के दायरे में रहकर सर झुकाकर अपना काम करते हैं। तो ये सैलरीड मिडिल क्लास एक ऐसी माइनॉरिटी है जो किसी का वोट बैंक भी नहीं। इसके वोट को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। गरीबों के लिए तो फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री राशन, फ्री घर, फ्री ट्रांसपोर्ट, फ्री हेल्थ, एजुकेशन और तरह तरह की स्कीमें चलाई जाती हैं। वहीं अगर अमीरों को देखा जाए तो अमीरों के लिए तो उनसे तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उनके लिए सब्सिडीज दी जाती हैं, टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं और हाँ, पॉलिटिकल फाइनेंसिंग के लिए भी अमीरों पे डिपेंडेंसी तो है ही। तो उन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलिट्स में एक परस्पर रिश्ता होता है और उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखा जाता है। तो गरीबों का तो हो गया, अमीरों का तो हो गया, लेकिन ये मिडिल क्लास, इसकी सुनने वाला कोई नहीं है। इसके ऊपर से ये जो बर्डन है हमारे ऊपर डबल है। सबसे पहले तो सरकार हमारी मंथली सैलरी में अपना हिस्सा पहले ही काट कर रख लेती है और हमसे ये कहा जाता है कि इस बचे खुचे पैसे में अपना खर्चा चलाओ। अब इन बचे खुचे पैसों से भी हम जो सामान खरीदते हैं उस पर सरकार हमसे दोबारा टैक्स वसूलती है। ये सामानों पे लगाए जाने वाला टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। मतलब अगर मैं एक कार खरीदूं तो मुझे उस कार को खरीदने के समय उस पर टैक्स देना पड़ेगा, उस कार को रोड पर चलाने के लिए रोड टैक्स देना पड़ेगा, उस कार में मैं जो पेट्रोल डलवाऊंगा उस पेट्रोल पे मैं टैक्स दूंगा, उस कार को अगर मैं अच्छी सड़क पर चलाना चाहूं तो उसके लिए मुझे टोल टैक्स देना होगा। मेरी कार अगर सर्विस पे जाएगी तो उस सर्विसिंग के लिए भी अमाउंट में मुझे टैक्स देना होगा। तो मल्टीपल लेवल्स पे टैक्स है ये आदमी। इसके अलावा जो भी खर्चे मेरे होंगे, चाहे मैं सिनेमा जाऊं, चाहे मैं रेस्टोरेंट जाऊं, चाहे मैं घूमने जाऊं, हर चीज पर मुझे एडिशनल टैक्स देना होगा। मतलब माना जाए तो अगर 12 महीने की मेरी कमाई है तो उसमें से 5 महीने तो मैं सरकार को टैक्स देने के लिए ही काम कर रहा हूं। 7 महीने की सैलरी से केवल मेरी है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। इसके अलावा अगर आप पैसे जमा करके कभी जमीन खरीदें, कभी फ्लैट खरीदे तो सरकार को आपको रजिस्ट्री पर टैक्स देना होगा। अगर आप सेविंग्स और रिटर्न्स पॉइंट्स के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स देना होगा। और अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो सरकार आपके मुनाफे में से अपना हिस्सा लेने पहुंच जाएगी। तो रिस्क आपका, पैसा आपका, लेकिन अगर मुनाफा हुआ तो सरकार को उसमें हिस्सा चाहिए। पर दुख की बात तो यह है कि किसी को भी आपकी नहीं पड़ी। दोनों नेशनल पार्टीज के मैनिफेस्टो में गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए स्कीम्स थी, बट मिडिल क्लास के लिए एक भी अक्षर किसी भी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था। इसी से समझ में आता है कि पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस में आप कहां आते हैं। अब टैक्स देना तो हमारी मजबूरी है, लेकिन अब सवाल यह है कि इस टैक्स के बदले में हमें मिलता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश का सब स्टैंडर्ड है। जो भी अच्छी सड़कें हैं उस पर मुझे फ्रेश टैक्स देना पड़ता है। रेलवेज में सीट्स के लिए इतनी वेटिंग है कि आपको समय पर सीट नहीं मिलती। लॉ इन्फोर्समेंट इतना पुअर है कि आप टिकट लेके भी यात्रा कर रहे हैं तो कोई बिना टिकट यात्री ही भी आपकी सीट पर बैठकर जा सकता है। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बड़े शहरों में आप देख लीजिए, पीक आवर्स में वो चलने लायक नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन दोनों गवर्नमेंट द्वारा जो प्रोवाइडेड है उसकी क्वालिटी और उसकी रिलायबिलिटी पे भरोसा नहीं है पब्लिक को, तो वो वैसे भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं और इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स जाते हैं।
पर प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स मनमाना चार्जेस लगाकर मिडिल क्लास को लूट रहे हैं। अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि सरकार इनको रेगुलेट करेगी, इन सो कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को ये इलॉजिकल एक्सपेंसेस आप पर डालने से रोकेगी, तो ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि ये सारे इंस्टीट्यूशंस वेली पॉलिटिकली कनेक्टेड है। तो इसका बर्डन भी आप पर ही आकर गिरेगा। गरीबों के लिए तो आयुष्मान भारत के नाम पर 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस है, बट आपका और आपके परिवार के साथ कोई भी हेल्थ की ओर से आने वाली विपत्ति के लिए आपको खुद इंतजाम करना होगा। इसके अलावा भी अगर आपको एडिशनल कोई समस्या आ जाए तो स्टेट मशीनरी और इंस्टीट्यूशंस जैसे पुलिस, कोर्ट, कोई भी आपकी मदद नहीं करने वाला, कोई आपसे ढंग से बात करने को तैयार तक नहीं है। उल्टा जगह जगह पर आपको काम करवाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगे जाएंगे और आपको देना पड़ेगा। आपसे ये एक्सपेक्टेड है आप चुपचाप से रूल्स फॉलो करते रहिए। भले ही शहर की सारी सड़कें ट्रैफिक से जाम हो, भले ही पूरा शहर पोल्यूशन से भरा हुआ हो, भले ही सड़कों में गड्ढे ज़्यादा हो, सड़क कम हो, लेकिन सरकार को बस इसमें इंटरेस्ट है कि आपने हेलमेट पहना कि नहीं, आपने सीट बेल्ट लगाई कि नहीं, कहीं आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर तो नहीं हो गया। अगर हो गया तो 10,000 रुपये फाइन भरो। अगर बाकी डेवलप्ड देशों से कंपेयर किया जाए तो अमेरिका में हाईएस्ट टैक्स स्लैब रेट 37% है, जर्मनी में 42% है, यूके में 45% है, नॉर्डिक कंट्रीज में 50s में टैक्स स्लैब परसेंटेज है। बट उस टैक्स के बदले उनको क्वालिटी सर्विसेज दी जाती है, स्टेट इंडेटेड होता है, टैक्स पेयर की बहुत रिस्पेक्ट होती है, तो एक तरफ टैक्स दे के आप निश्चिंत हो जाते हैं। बट इंडिया में दोनों तरफ की मार पड़ती है। आप हाई टैक्सेस तो पे करते ही हो, बट उन सर्विसेज के लिए भी आपको खुद ही इंतजाम करना पड़ता है। ये मिडिल क्लास के साथ अन्याय है। तो प्रॉब्लम हाई टैक्स रेट नहीं है, प्रॉब्लम है ये रिश्ता एक तरफा है, जहां पे हम सर्विसेज के लिए बस पे करते हैं बट हमें कुछ सर्विस दी नहीं जाती। एक और बात चुभती है कि इन पैसों का सही इस्तेमाल नहीं होता। इन पैसों से पुल बनाए जाते हैं तो पुल गिर जाते हैं, नेताओं, अफसरों और कॉन्ट्रैक्टरों के जेब में ये पैसा करप्शन से रीराउट हो जाता है। बड़ी बड़ी स्कीम्स चलाई जाती हैं और अगर वो फेल हो जाती है तो कोई एक सवाल भी नहीं पूछता कि इतने हजारों करोड़ रुपए गए कहां। सरकारी फंक्शंस, गाड़ियां, बंगलों के रेनोवेशंस, इनमें ये पैसा यूज किया जाता है। और फाइनली चुनाव जीतने के लिए जो फ्रीबीज प्रॉमिस किए जाते हैं, जो कॉम्पिटिटिव होता है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, हम इतना देंगे, हम इतना देंगे, वो भी इसी टैक्स के पैसे से होता है। चलिए ये सारा अन्याय हम सह लेंगे, लेकिन बदले में सरकार हमारी बात तो सुने। हम जो लॉजिकल पॉइंट्स रख रहे हैं उसको सुनने को तो तैयार हो। पहली बात कि देश में जो टैक्स स्लैब्स है वो 2014 के बाद से आज तक रिवाइज नहीं हुए। मतलब जो 10 लाख प्लस इनकम पे मैं 30% रेट से टैक्स 2014 में देता था, वही मुझे 2024 में भी देना है। मगर 10 लाख की वैल्यू क्या 2014 में जो थी वो आज है? इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 10 लाख रुपए 2014 में अगर मेरे हाथ में होते तो उसकी वैल्यू आज 5.6 लाख रुपीज ही होती। ये इन्फ्लेशन द्वारा परचेजिंग पावर पैसे की घट गई। मगर टैक्स तो मुझे आज भी उसी स्लैब से देना है, तो मतलब मेरी जो भी इनकम बढ़ी उससे टैक्सेबल इनकम बढ़ता गया और हायर टैक्स मुझे पे करना पड़ रहा है, पर मेरे पैसों की परचेजिंग पावर तो वो रही नहीं। तो मैं तो दोनों तरफ से नुकसान में हूं ना। तो क्या सरकार जब डियरनेस अलाउंस को इन्फ्लेशन से लिंक कर सकती है, उसे 2 बार जीडीपी का बेस रेट रिवाइज करना पड़ सकता है, 3 बार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में गुड्स रिवाइज करने पड़ सकते हैं 10 साल में, तो क्या टैक्स स्लैब को इन्फ्लेशन लिंक्ड नहीं कर सकते? नई सोच के तौर पे सरकार 2020 में एक नया टैक्स स्लैब लेके आई। इसमें रेट्स तो थोड़े कम थे बट स्लैब्स ज्यादा। पर इसमें एक नई बात यह थी कि इसमें कोई भी एग्जेम्पशन आपको नहीं दिया जाएगा। एग्जेम्पशंस जैसे प्रोविडेंट फंड, होम लोन, एजुकेशन लोन, पेंशन, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आप करते हैं, उसके बदले आपको टैक्स में थोड़ी छूट दी जाती है। तो इस नए टैक्स रिजीम में आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओल्ड टैक्स से न्यू टैक्स की ओर आ जाए, बट क्योंकि कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है टैक्स पेयर के लिए, इसलिए अभी भी 75% ऑफ टैक्स पेयर्स ओल्ड टैक्स रिजीम में ही है।
अब इन एग्जेम्पशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पॉपुलर एग्जेम्पशन ATC है। इसमें 1.5 लाख तक की छूट दी जाती है। इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स पेंशन्स में करते हैं, PF फंड्स में करते हैं, आपके होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट है और आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, ये सब इसके अंदर छूट के दायरे में आते हैं। बट यहाँ भी वही सेम प्रॉब्लम है, ये 1.5 लाख की लिमिट पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी है, बट पैसे की परचेजिंग पावर तो घट गई है। सेकेंडली, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट मिला के मुझे 1.5 लाख की छूट है, तो यहाँ ये बहुत क्राउडेड है, तो इसको डेफिनेटली बढ़ा के 1.5 से एटलीस्ट 2.5 या 3 लाख तक किया जाना चाहिए। हमारे देश में सेविंग्स रेट्स अभी ऑल टाइम लो पर है, तो हम अमेरिकन सोसाइटी नहीं है जो पेचेक टू पेचेक जिए। ये जो यंग पॉपुलेशन है इंडियन डेमोग्राफी को, कि ये 30 साल में ओल्ड होगी और तब गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे इनके टेक केयर करने के लिए, तो गवर्नमेंट को चाहिए वो एनकरेज करे कि रिटायरमेंट प्लानिंग और सेविंग्स इन सब में लोग इन्वेस्ट करें। तो वो तो सारे एग्जेम्पशंस हटा के तो नहीं होगा, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ही एक्सपैंडेड ब्रैकेट देना चाहिए। दूसरा मेन एग्जेम्पशन आता है होम लोन का। होम लोन के लिए आपको 2 लाख तक इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है और प्रिंसिपल में आप ATC में उसका फायदा उठा सकते हैं। बट रियल एस्टेट के प्राइसेस तो 9% से ग्रो कर रहे हैं। अब आप किसी बड़े शहर में फ्लैट खरीदना चाहो तो 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ से कम में आपको फ्लैट नहीं मिल रहा। तो अगर आप डाउन पेमेंट भी करो तो आपको 1 CR 80-90 लाख का लोन लेना पड़ेगा, तो क्या उस पर इंटरेस्ट 2 ही लाख आएगा? अगेन ये 2 लाख रिवाइज नहीं हुआ है 10 साल से। तो जिस तरह रियल एस्टेट के प्राइसेस भागे हैं और उसमें ब्लैक मनी का भी रोल है, तो जिसके पास अर्न मनी है, जिसके पास वाइट मनी है, हाउ इज ही सपोज टू सस्टेन? इतने ही पैसे में वो कैसे पैसे बचाकर घर खरीदे, फिर उसका इंटरेस्ट भी भरे, और सरकार की तरफ से कोई इंकरेजमेंट इसके लिए नहीं है। तो डेफिनेटली ये 2 लाख की लिमिट रिवाइज होनी चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंगली जो होम लोन अमाउंट है पहले 25-30 लाख का होता था, वो 50 के पार हो गया है। सिमिलर केस है हेल्थ इंश्योरेंस का। अब हेल्थ और एजुकेशन सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार विफल है इसमें कि मुझे क्वालिटी, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ केयर पहुंचा सके। तो अब मैं खुद अपना इंतजाम कर रहा हूं, मैं खुद अपनी जेब से प्रीमियम भरकर अगर अपने घर वालों और अपने हेल्थ का इंतजाम कर रहा हूं, तो सरकार को वो पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट करना चाहिए। आपकी विफलता की कीमत हम दे रहे हैं, तो कम से कम उसे एग्जेम्प्ट तो कीजिए। मतलब ये 2 करोड़ लोग ही कोल्हू के बैल की तरह पूरे देश का बोझ उठाकर चले और इनकी कोई सुनवाई नहीं हो, ये तो कहाँ का न्याय है? इसीलिए मिडिल क्लास सबसे बेचारा और असहाय क्लास है। अगर मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी एक बेनिफिशियल मूव है, क्योंकि टैक्स रेट्स कम होंगे तो टैक्स बेस फैलेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आएंगे और टैक्स पे करेंगे। सेकेंडली, जो पैसा मेरी जेब में बचेगा, जो मैं सरकार को टैक्स नहीं दूंगा, उस पैसे को या तो मैं खर्च करूंगा तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। अगर मैं खर्च नहीं करूंगा तो उसे मैं इन्वेस्ट करूंगा तो कंपनीज को कैपिटल मिलेगा, जो कि GDP को पुश करेगा। तो इंडिया को अगर 8+% रेट ग्रोथ पे ग्रो करना है तो ये मूव उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अमेरिकन इकोनॉमी ने 1970s और अर्ली 80s में यही मूव लिया था। तो होना क्या चाहिए? एक छोटी सी विश लिस्ट है यही कि ATC की एग्जेम्पशन को 1.5 लाख से बढ़ा के 2.5 लाख कर दे, स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से 1 लाख कर दे, हेल्थ इंश्योरेंस के पूरे अमाउंट को एग्जेम्प्ट कर दे, प्लस हाउसिंग लोन इंटरेस्ट को 2 लाख से 4 लाख कर दे, और 30% स्लैब जो है वो 20 लाख प्लस इनकम पर लगे। छोटी सी विश लिस्ट है, बट देखते हैं कि सरकार इनमें से कितनी मांगों को मानती है। साथ ही साथ एज अ सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में एक टैक्स पेयर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सरकारी संस्थानों में जब उसे काम पड़े तो उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। एयरपोर्ट्स पे, रेलवे टिकटिंग में, बच्चों के एडमिशन में, हॉस्पिटल के इलाज में एक टैक्स पेयर को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले टैक्स पेयर्स अगर लोन लें तो उन्हें ज़्यादा रिबेट मिलना चाहिए इंटरेस्ट रेट्स में। इस तरह से आप टैक्स पेइंग को एज अ हैबिट इनकलकेट करोगे अपनी पॉपुलेशन में इन इंसेंटिव्स के द्वारा, और इसे नेगेटिवली नहीं व्यू किया जाएगा कि वाई आई एम द विक्टिम हियर। अंतिम में आखिरी बात कि मेरी मेहनत से कमाए हुए पैसे जो मैं आपको देता हूँ वो जिम्मेदारी से खर्च होने चाहिए। अभी हम देखते हैं कि कुछ स्टेट्स अपने इनकम से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं और उन पे कोई रोक नहीं है। फिस्कल डेफिसिट उनका बहुत हाई हुआ जा रहा है, फिर भी वो पॉपुलिस्ट स्कीम्स चला रहे हैं। तो इस पे एक कंट्रोल होना चाहिए।
अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो स्पेंडिंग मैकेनिज्म है वो मार्च टू मार्च पैसे अलॉट होते हैं और उस पैसे को वो ख़त्म करना चाहते हैं बस पूरे साल में। तो स्पेंडिंग ओरिएंटेड है, जबकि होना ऐसा चाहिए कि आपने पिछले साल में कैसा परफॉर्म किया है उसके हिसाब से ही आपको पैसा अलॉट होगा इस साल। ये इसीलिए ऐसा एटीट्यूड है सरकारों का क्योंकि उनको कुछ करना तो है नहीं। इस साल के पैसे खत्म हुए, अगले साल अपने आप पैसे आ जाएंगे, तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। करप्शन पे कंट्रोल लगना चाहिए। मेरे मेहनत के पैसों की बंदर बांट ब्यूरोक्रेट्स, नेताओं और कॉन्ट्रैक्टर्स में नहीं होनी चाहिए। ये सरासर नाइंसाफ़ी है मेरी मेहनत के साथ। और हाँ, नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स में ये रियलाइजेशन होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए कि उनकी सैलरी, उनके फैसिलिटीज़ और उनके सारे खर्चे एक टैक्स पेयर के पैसे से आ रहे हैं। तो प्लीज़ ट्रीट हिम बेटर व्हेन एवर यू मीट हिम। वो जनता के सेवक हैं, ना कि सारे पैसों के मालिक। खैर, कल बजट पेश होने वाला है, देखते हैं कि हमारी विश लिस्ट में से कितनी बातें मानी जाती हैं या हर साल की तरह हमें बहुत ही कन्वीनियंटली इग्नोर किया जाता है। नीचे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आप मेरी किन बातों से सहमत हैं और क्या पॉइंट्स आपको सही नहीं लगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। एक एवरेज इंडियन।